हेलो एवरीवन, द हिंदू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम डिस्कस करेंगे और जो हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आईआईटी मद्रास ने हाइड्रोजन को अलग किया है सी वाटर से और ऑक्सीजन को भी अलग किया है और जिसका यूज़ किया जा सकता है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 11 तारीख, संडे है। आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हेडलाइंस में कि आज की हेडलाइंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पेज से न्यूज़ है वो है आर्मी एयर डिफेंस से। आर्मी अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत बढ़ाना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता है। उसके बाद मणिपुर वायलेंस में सेंटर ने एक पैनल इस्टेब्लिश किया है जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसके लिए? पीस मेकिंग के लिए। उसके बाद नेवी ने अपना शोकेस किया है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और खबर आई है, एक और न्यूज़ है जिसके ऊपर काफ़ी ये अहम न्यूज़ है क्योंकि हम इंडिया जो अपना डेटा करता है, जो भी डेटा लेता है किसी भी स्टडी को प्रोग्रेस करने के लिए, वो डेटा ही हम चेंज करना चाहते हैं कि वो सोर्स हम चेंज करना चाहते हैं, हम कहीं और से लेना चाहते हैं। बात करेंगे इस पे। अगली बात करेंगे कि हम क्लीन एनर्जी जो टाइज है उसने साइन किया है इंडिया और नेपाल ने, जब प्रचंडा साहब इंडिया आए थे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद अगली खबर ये है आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, हाइड्रोजन बनाया है। उसके बाद एक और है व्हाट इज हैपनिंग आर्कटिक सी, ये क्लाइमेट चेंज का न्यूज़ है और आर्कटिक सी जो पिघल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। अगली खबर है कि गवर्नमेंट आज सीआरआई कपल पावर एक्सचेंज की बात की है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई एक साथ हैं, किस चीज पे लेके? जीडीपी ग्रोथ के जीडीपी ग्रोथ की बात को लेके एक पे है, ठीक है। खैर, चलते हैं पहली खबर पे। पहली खबर है आर्मी एयर डिफेंस वाइडेंस विंग्स। आर्मी का भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है। आर्मी के पास भी हेलीकॉप्टर होते हैं, रडार होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, मिसाइल होती हैं। उसके लिए मिसाइल के लिए भी कई सारे सिस्टम बनाए जाते हैं जो प्रॉपर किसके होते हैं? आर्मी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ किसके पास है? एयरफोर्स के पास है। ऐसा नहीं है, वो नेवी के पास भी है, आर्मी के पास भी है। तो ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता है अपना आर्मी। अगर हम बात करें, ये इंडिया है, अगर हम बात करें इस इंडिया की, जो नॉर्दर्न एरिया है ये चाइना से चिपका हुआ एरिया है और जो हम वेस्टर्न की बात करें तो ये है पाकिस्तान से निपटा हुआ, ठीक है। तो 2020 के बाद, डोकलाम इशू के बाद अगर हम देखें, 2020 के बाद ले स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद हम देखें तो सरकार या फिर आर्मी ये चाहती है कि हम अपने नॉर्दर्न साइड में, यानी कि इस एरिया में हम क्या करें, इस एरिया में अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम क्या करें, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करें, यानी कि मॉडर्नाइज करें और नए नए इक्विपमेंट्स लाएं, नए नए डिवाइसेस ले आए, जिससे कि हमारा जो एयर डिफेंस है, क्योंकि एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे आर्मी ही होगी जो वो फेस करेगी, जो भी एयर फेस करती है, जैसे कि डोकलाम में भी फेस की थी, लेह में भी फेस की थी। क्या सबसे पहले आर्मी ही फेस करती है? यहाँ एयरफोर्स नहीं है कि वो फेस करेगी, एयरफोर्स बाद में आती है, राइट। उससे पहले सिचुएशन को समझने के लिए आर्मी अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है। इस चीज को लेके आर्मी ने कहा है कि हम अपने जो भी विंग्स है उसको फैलाना चाहते हैं इस एरिया में ही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के एरिया से अब कुछ, पाकिस्तान से बॉर्डर लगे एरिया में अब ज़्यादा हलचल नहीं हो रही है। मेजर लेवल की बात करें तो स्टैंड अप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो भूखा प्यासा भी खैर वैसा ही चल रहा है अपना, वो तो खुद से ही लड़ रहा है तो दूसरे से क्या लड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आकाश तीर। उसका नाम है आकाश तीर, आकाश तीर प्रोजेक्ट। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि 2024 तक, 2024 तक, मार्च 2024 तक कंप्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम बना देना है, जिसमें कि क्या क्या आएंगे? मॉनिटरिंग आएगी, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड शूटिंग, राइट। शूटिंग आएगी, यानी कि मॉनिटरिंग में भी और ट्रैकिंग में भी और शूटिंग में भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लेंगे। कैसे? कि मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि
हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि हम आने वाले जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको हम क्या कर सकें, मॉनिटर कर सकें, कहाँ से आ रहा है उसको ट्रैक कर सकें। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई मिसाइल वगैरह आ रही है तो वो एयरफोर्स ना, आर्मी ही क्या कर सके, उसको आर्मी ही वहीं पे शूट कर सके, राइट। तो ये है आकाश तीर प्रोजेक्ट, बहुत ही कारीगर साबित होगा और बहुत ही जोरों शोरों से ही इसकी तैयारी चल रही है। और ये करीब 8160 करोड़ का, 60 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, राइट। इसको मार्च 2023 में साइन किया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ आकाश तीर प्रोजेक्ट में भी एक साइन किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ भी इसको साइन किया गया है, लिमिटेड के साथ, जिसमें कि दो क्या होंगी, दो रेजिमेंट्स को सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोवाइड कराने की बात हुई है, डील हुई है। और ये कब तक हो जाएगा, 2024 तक, मार्च में। एक साल का ये टारगेट है, जिससे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज करने की बात हुई है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा होगा, ये प्रोजेक्ट ऐसा है, आकाश तीर प्रोजेक्ट की बात करें, जो भी सिस्टम से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लाया गया है, तो ये प्रोजेक्ट किससे बात कर सकता है, ये इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस से भी बात कर सकता है, राइट। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आर्मी तक लिमिटेड है, ये किससे बात कर सकता है, जरूरत पड़ी तो उसकी हेल्प भी ले सकता है, यानी कि ये दोनों एक साथ काम करेंगे, वो है एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम से, राइट। तो ये बातें हुई हैं और ये खबर में थी, पहली खबर यही थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। और इसमें खासा ध्यान ये रखा जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट है इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगाए जाए, इंडिजिनस, राइट, हमारे स्वदेश से बनाए हुए इक्विपमेंट्स इसमें लगाए जाए। इसमें या फिर मिसाइल हो, या फिर ड्रोन सिस्टम हो, और या फिर रडार सिस्टम हो, राइट, जो इसरो डेवलप करता है, या फिर और भी डीआरडीओ वगैरह डेवलप करते हैं हमारे देश में। जैसा कि आपको पता है कि जो डिफेंस सिस्टम है उसको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, टेक्नोलॉजी लाने के लिए, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल को भी टेंडर हम देते हैं, जिसमें रिलायंस को भी दिया गया था, टाटा को दिया गया था, एलएनटी को दिया गया था, राइट। क्या बनाने के लिए, एक फोर्ज बनाने के लिए, बोफोर्स बनाने, सॉरी बोफोर्स नहीं थी, वो एक गन थी, राइट, हॉविट्जर, राइट, हॉविट्जर थी, राइट, हॉविट्जर गन को बनाने की बात की गई थी। खैर, एनीवे, चलते हैं अगली खबर पे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगली खबर है 3 मई के वायलेंस के बाद, 3 मई के वायलेंस के बाद मणिपुर में जो मिताई और कुकाई ट्राइब के बीच क्या हुए थे, क्लैशेस हुए थे, वायलेंस हुए थे। उसके बाद हमारे डिफेंस जो भी आर्मी के चीफ थे, सीडीएस थे, वो गए थे वहाँ पे। उसके बाद उनके जाने के बाद हमारे एचएम होम मिनिस्टर साहब भी गए थे वहाँ पे 29 तारीख को। उसके बाद अभी तो मामला ठंडा था, पर अभी 2-3 दिन से फिर क्या हो गए हैं, क्लैशेस क्या हो गए हैं, फिर से शुरू हो गए हैं, वायलेंस फिर से शुरू हो गया है। करीब यहाँ पे 300 लोग मारे गए हैं, राइट, 3500 लोग क्या हुए हैं, 35,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपनी जगह से, लोगों के घर जला दिए गए हैं। ये ट्राइब इस ट्राइब पे हमला कर रही है, फिर ये ट्राइब इन रिटर्न इस ट्राइब को हमला कर रही है। तो ये एक एथनिक क्लैश कहें, ट्राइब कहें। स्टार्टिंग ये हुई थी कि मिताई ग्रुप ने क्या किया था कि अपने आप को एक शेड्यूल ट्राइब घोषित करने के लिए एक प्रोटेस्ट निकाला था, जिसका टकराव हो गया कुकाई ट्राइब से, और वहीं से ये क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं, जो कि ऑल ओवर द स्टेट, मणिपुर स्टेट में ही स्टार्ट हो गए हैं। पैनल बनाया गया है और सेंटर ने पैनल बना दिया है। इस पैनल के जो चीफ होंगे, यानी कि जो हेड होंगे, वो यहाँ के गवर्नर होंगे, वो होंगे अनुसुईया युकाई। उसके बाद अगर हम मेंबर्स की बात करें तो वो यहाँ के सीएम भी होंगे मेंबर, एन बीरेन सिंह। उसके बाद यहाँ के मिनिस्टर्स होंगे, जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, यहाँ के एमपी होंगे या लेजिस्लेटर्स होंगे, स्पोर्ट्स कोटा से होंगे, और आर्टिसन होंगे, वगैरह वगैरह। यानी कि ये एक तरह से मल्टी डायमेंशनल कमेटी होगी, मल्टी डायमेंशनल पैनल होगा, और इसमें ये पैनल ये सुझाव देगा और पीस मेकिंग की प्रोसेस में ये हेल्प करेगा, राइट। ये इस पैनल का बनाने का उद्देश्य है।
हमारे न्यूज से इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्री के लिए इंपॉर्टेंट या फिर सीडीएस एनडीए के लिए जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें ये होगा कि जो सेंटर ने मणिपुर में पैनल बनाया था उसके हेड कौन थे। तो उसके हेड कौन है? अनुसुईया यूकाई। ये कौन है? गवर्नर है कहाँ के? मणिपुर के, राइट। ये है, ठीक है। खैर अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये हमारे इंडियन डिफेंस से है और इस बार नेवी से आई है। यानी कि हमारे दो जहाज आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, इनका शोकेस किया गया है कहाँ पे? अरेबियन सी में। यानी कि इनको अरेबियन सी में ले जाके और अपनी ताकत दिखाई है हमने, राइट। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रमादित्य जो है ये है रशियन बिल्ट, रशिया के द्वारा बनाया गया था, राइट। और आईएनएस विक्रांत ये हमारा इंडिजिनस है, ठीक है, इंडिजिनस ओरिजिन का है। तो आईएनएस विक्रांत कब इस साल के आखिरी तक काम करना शुरू कर देगा और पूरी तरह से कमीशन हो जाएगा इंडियन नेवी में। जिसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस पे ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पे एयरक्राफ्ट्स को उतारे गए हैं, जैसे ध्रुवा हेलीकॉप्टर को उतारा गया, मिग 29 को उतारा गया, राइट, मिग 29 को उतारा गया, और भी चीज़ों को उतारा गया और देखा गया इस पे कि एक्चुअली में हमने क्या, अगर मान लीजिए कि कहीं प्रॉब्लम हुई, कहीं भी हमारी इमरजेंसी आई, कहीं टकरार हुआ, तो क्या हम काम करने में सक्षम हैं कि नहीं है। इसको देखते हुए ये एक तरह से शोकेस लगाया गया था और दोनों करियर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, राइट। ये है और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शोकेस जो लगाया गया था वो कौन कौन से आईएनएस थे, इंडियन नेवल शिप थे, तो वो थे आईएनएस विक्रमादित्य थे, और कौन है? और आईएनएस विक्रांत। सबसे बड़ा ये है आईएनएस विक्रमादित्य है और ये माना जा रहा है कि आईएनएस विक्रमादित्य को डीकमीशन कर दिया जाएगा कुछ देर बाद और हम एक ऐसा ही एक इंडिजिनसली प्रोडक्ट बनाएंगे, इंडिजिनसली आईएनएस बनाएंगे। और ये कौन बनाएगा? अभी अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो ये किसने बनाया था? कोचिन डॉकयार्ड शिप लिमिटेड ने, राइट, ये इसने बनाया था। और आईएनएस विराट भी यही बना रहा है, आईएनएस काल्हारी इसी ने बनाया, आईएनएस वजीर इसी ने बनाया जो अभी कमीशन हुआ है, राइट। खैर चलते हैं अगली खबर पे। तो ये अगली खबर है, 3 स्टेट्स रिवर्स डायरेक्टिव टू टेस्ट और ट्रांसजेनिक कॉटन। अभी क्या हुआ कि एक हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है बायोसीड करके, बायोसीड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बायोसीड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस कहाँ का है? ये हैदराबाद का है। इसने एक क्या बनाया है? ट्रांसजेनिक कॉटन सीड बनाई है। एक जीएम सीड है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। इसको बनाने का मकसद ये था कि जो हालवॉर्म है, एक पिंक कलर का पेस्ट होता है, कॉटन पेस्ट होता है, यानी कि कीट पतंग होते हैं जो कि इस कॉटन को खराब कर देते हैं। तो इससे बचाने के लिए इस कॉटन सीड को डेवलप करके और जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ट्रांसजेनिक सीड बनाया गया है, ठीक है, जिससे कि इस पौधे पे ये नहीं लगे। तो 4 स्टेट्स को दिया गया कि सर आप स्टेट से परमिशन लेंगे तभी तो हम टेस्ट कर पाएंगे ग्राउंड लेवल पे। तो 4 स्टेट से कहा गया है, जिसमें कि एक थे महाराष्ट्र, आई थिंक एक गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा। इन 4 स्टेट्स को कहा गया, 4 स्टेट्स को ये कहा गया कि सर हमें ज़मीन दे दीजिए, हमें परमिशन दे दीजिए ताकि हम इस सीड को टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो हरियाणा ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम देते हैं तुम्हें जगह। काफ़ी नेगोशिएशन के बाद, यानी कि काफ़ी बातचीत के बाद कहा कि हाँ ठीक है दे देते हैं। बट गुजरात ने, महाराष्ट्र ने और तेलंगाना ने नहीं दिया, इन्होंने परमिशन नहीं दी। इसीलिए लिखा गया 3 स्टेट रिवर्स, यानी कि अकड़ के बात कर रहे थे कौन लोग? ये इंस्टीट्यूट के लोग, ठीक है। और सेंट्रल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास जब गए थे, CEA, सेंट्रल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इनके पास गए थे ये लोग लेके, और ये लोग, इनको कहा गया कि सर हमें परमिशन दिला दीजिए। तो इन्होंने तो हरियाणा से परमिशन दिला दी, बट ये लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। इनका कहना ये है कि हम ये GM सीड को प्रमोट बिल्कुल नहीं करेंगे,
राइट। ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हम इनको बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे, ये हमारे खेतों को नुकसान करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा क्या लेंगे, फर्टिलाइजर्स लेंगे। इनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी, फर्टिलाइजर्स होगा तो पता ही है आपको, पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो अभी ज़मीन हमारी खराब होगी, राइट। तो कई सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो उसके बाद ये कह रहे हैं, सीए कह रही है कि सीए ने कहा है कि बायोसेड तुम क्या करो कि तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो जिसमें तुम इन स्टेट्स को बताओ, इन स्टेट्स को बताओ कि हाँ तुम इसको परमिशन दे दो। ठीक है, एक तरह से होता है ना कि कैसे भी करके परमिशन ले लेना, राइट। पुराने जमाने की फिल्मों में या फिर अभी भी होता है, 90s की फिल्मों में था कि गुंडे की अगर हीरो की प्रॉपर्टी लेनी थी तो वो अपने बाप उसके बाप को मार देता था, उसके बाद फिर अंगूठा लगा के प्रॉपर्टी ले ली उसने। तो एक तरह से वैसा ही कर रहा है सीईए, और ये चाहता है कि तुम बायोसेट क्या काम करो, तुम एजुकेट करो किसको, यहाँ देख रहे हैं एजुकेटिंग स्टेट्स, यानी कि तुम इन तीनों स्टेट्स को एजुकेट करो और कहो कि ये फायदे हैं, हमें तुम जगह दो, राइट। तो ये कहना है इनका, बट स्टेट्स नहीं मान रहे हैं, इसमें डीले हो रहा है। अगर बहरहाल हम बात करें तो 45 दिन का होता है, तो 45 दिन में इन्होंने तो वापस कर दिया, कमेटी को वापस कर दिया कि सॉरी सर, हम ये सरकारी काम है, हम इसमें परमिशन नहीं देंगे, इसके कई सारे फ्लॉज हैं, राइट। बट अब देखने वाली बात है कि ये कहाँ तक सक्षम हो पाते हैं, कहाँ तक ये सक्सेस मिल पाती है इनको, ये देखने वाली बात है। बहरहाल हरियाणा ने ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ ठीक है, आप मेरे यहाँ आके हम आपको परमिशन देते हैं कि आप क्या करिए, आप टेस्ट करिए और इसको मार्केट में ले आइए। खैर चलते हैं, अगली खबर है कि जब प्रचंडा साहब हमारे यहाँ आए थे, जैसा कि मैंने बताया था, नेपाल के पीएम, राइट, प्रचंडा, तो जब आए थे, पुष्पा कमल दहल उनका नाम, प्रचंडा निकनेम है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमने एक इंडिया से डील की है, और डील की है उन्होंने कि आने वाले 10 साल में, यानी कि इन द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले 10 साल में इंडिया को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा कौन, नेपाल। कितने वॉट, 10,000 मेगावाट। ठीक है, किसकी वजह, किसकी हेल्प से, हाइड्रो पावर की हेल्प से। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल के पास बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है, किस चीज़ की, पोटेंशियल है, बहुत सारे यहाँ पे रिवर्स हैं, क्योंकि हिमालय पड़ता है, और हिमालय की वजह से ये हम लीवर्ड साइड में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती हैं, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, और ये रिवर्स कहाँ पे आती हैं, डायरेक्टली आती हैं इंडिया में, बहुत सारी रिवर्स इंडिया में आती हैं। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और हाइड्रो पावर इस्टेब्लिश किया है, इंडिया ने भी किया है, राइट। तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि सर आप एक काम करिए, आपके पास बिजली बहुत है, पैसा हम दे रहे हैं, राइट, आप हाइड्रो पावर इस्टेब्लिश कीजिए और हमें क्या करिए, आने वाले 10 सालों में 10,000 मेगावाट की बिजली प्रोवाइड कराइए। एक तरह से ये क्लीन एनर्जी भी होगी, राइट, ये पोल्यूशन फ्री होगी, इसमें पोल्यूशन नहीं होगा। और दूसरी बात कि जो नेपाल अभी बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसमें हमने उसकी हेल्प कर दी। और ये बिजली ऐसा तो थोड़ी है कि वो 100% हमें ही देगा, इसमें डील होती है, इसमें शेयर होता है कि हाँ हमें आप 80% दीजिएगा या फिर 60%, बाकी आप अपने यहाँ यूज़ करिएगा। तो अगर ये यूज़ करेंगे अपने यहाँ, तो इनकी जो एनर्जी क्राइसिस थी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग पोटेंशियल इन देम, तो ये भी दूर हो जाएगी, राइट। और जो इनकी जो मित्रता कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ है, ये भी क्या हो जाएगी, ये हमारी तरफ झुक जाएगी, राइट, ये इंक्लिनेशन हमारी तरफ आ जाएगा। और इन्होंने कहा है कि न्यू डोर, राइट, इंडिया हैज ओपनड अ न्यू डोर फ्रॉम डीलिंग विद क्लीन एनर्जी दिस, राइट, ये प्रचंडा साहब के स्टेटमेंट्स हैं, राइट। एनीवेज, खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो अगली खबर, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया है कि आईआईटी मद्रास ने क्या जनरेट किया है, हाइड्रोजन जनरेट किया है, किससे, सी वाटर से, किसकी हेल्प से, सोलर एनर्जी की हेल्प से। यानी कि इसने एक तीर से दो निशाने मार दिए हैं। जैसे किसने तो हाइड्रोजन भी निकाल लिया, किससे, सी वाटर से, और किसकी मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से। इसका मतलब, इससे मतलब ये हुआ कि इसने किसी तरह का, इसमें कार्बन आउटपुट नहीं रहा, राइट, कार्बन बिल्कुल आउटपुट नहीं रहा। एटलीस्ट हम कर सकते हैं इसने एक काम किया कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का,
राइट। अगर हम स्टार्टिंग अगर हेडलाइन की बात करें उसके, और हम देखेंगे कि अगली स्लाइड में देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर से काम किया है। बहरहाल आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के, इन्होंने 2 स्टूडेंट्स की मदद से इन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। और वो प्रोटोटाइप क्या करेगा कि जो भी सी वाटर है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, राइट। अगर हम बात करें H2 यानी कि बैलेंस है, नहीं है, राइट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, राइट। तो ये रहा। तो उन्होंने क्या किया है कि ये हाइड्रोजन एकदम अलग निकाल लिया है, राइट। ये तो करना होता है, ये होता भी है, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, बट इसका जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये कॉस्ट इन्वॉल्विंग बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको सिर्फ लैब में तैयार किया जा सकता है, प्रोटोटाइप तैयार किया जा सकता है। इसका कॉमर्शियल अभी यूज़ नहीं है उतना, राइट। ये कॉमर्शियली इतना वायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। बट ये काम कर दिया है कम दाम में भी इन्होंने, यानी कि इन्होंने जो इनपुट लगाए हैं, इन्होंने जो रिसोर्सेस लगाए हैं वो काफ़ी कम लगाए हैं, और आउटपुट भी क्या मिल गया है, बहुत ही अच्छा खासा मिल गया है। और ये ऑक्सीजन भी स्टोर किया जा सकता है, और ये ऑक्सीजन अलग अलग कामों में भी काम आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने किया कैसे, इस पे देखते हैं कि इन्होंने पहले तो एक इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया, राइट। पहले अगर हम इन्होंने पॉइंट देखें, अगर हम इसका जिस्ट निकालें तो पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट ए रेट ऑफ 1 लीटर पर आवर व्हेन अ लार्ज इलेक्ट्रोलाइजर इज यूज्ड। अगर बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया जाए, इलेक्ट्रोलाइजर यानी कि जो आयंस होते हैं उनको अलग करने के लिए होता है, राइट। और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट, जैसा कि केमिस्ट्री में पता है आपको। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करके ये हाइड्रोजन क्या करता, ये जो प्लस आयंस है इसको कंजर्व कर लेता है, यानी कि खींच लेता है, और ये ऑक्सीजन को दूसरी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो 1 लीटर 1 घंटे में ये हाइड्रोजन निकाल रहा है, राइट। ये अगर अब बड़ा हम यूज करें तो देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइजर यूजेस अल्कलाइन सी वाटर एंड अ कार्बन बेस्ड सपोर्ट मटेरियल डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास टीम एंड यूज्ड फॉर द एनोड एंड द कैथोड टू प्रिवेंट कोरोजन। अगर हम बात करें एनोड की और ये कैथोड की, तो ये एक तरह से यूज किया गया जैसे बैटरी सेल में होता है, 2 सेल होते हैं। तो इन्होंने 2 सेल यूज किए हैं और इन्होंने खुद बनाए हैं, और इन्होंने खुद कैसे बनाए हैं कि इनकी बात होगी। इन्होंने खुद डेवलप किया है, खुद डिजाइन किया है, किसकी वजह से, क्यों कि अगर कोरोजन यानी कि मूर्छा हटाने के लिए जो जंग होती है वो न लगे, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। और ये डेवलप करने का तरीका ये है कि जो कोरोजिव एलिमेंट्स हैं, जो ऑक्सीजन होता है, राइट, कार्बन होता है, वो ये इधर ले आए, राइट। क्यों? क्योंकि अभी हम अल्कलाइन में देखें तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, राइट। तो Na+Cl-, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्लोरीन जो होता है वो कोरोजिव एलिमेंट होता है, राइट। और सोडियम भी क्या होता है, एक कोरोजिव एलिमेंट होता है। तो इससे बचाने के लिए, राइट, कोरोजन से मशीन में कोरोजन न आए, इससे बचाने के लिए इन्होंने एक डेवलप किया है ये एनोड और कैथोड, और ये इलेक्ट्रोलाइजर में यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखें कि अ ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कैटलिस्ट डेवलप्ड बाय द टीम यूज्ड फॉर कोटिंग द सपोर्ट मटेरियल इन द इलेक्ट्रोड्स। इन्होंने एक कैटलिस्ट भी यूज कर रहे हैं और इसको कोटिंग कर दिया है किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे, राइट। ये इलेक्ट्रोड्स पे इन्होंने एक कोटिंग कर दी है कैटलिस्ट की, जिससे कि ये क्या हो, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, प्रोसेस को फास्ट कर देना, राइट, प्रोसेस को फास्ट कर देना। जैसे कि आप देखें, द कैटलिस्ट इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवन व्हेन इम्प्योरिटीज एंड केमिकल डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोड्स। अगर ये काम कैसे कर रहा है कैटलिस्ट, काम अगर इम्प्योरिटीज हैं, क्योंकि क्या है, NaCl है, सॉल्ट भी होता है, कई सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, उसके बावजूद भी ये काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइजर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक। इसका काम है, कैटलिस्ट का काम है, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या यूज किया है, अ सेल्यूलोज बेस्ड सेपरेटर डेवलप्ड इन हाउस इन वेरी इकोनॉमिकल एंड अलाउज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस पास थ्रू बट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये H2 होता है और ये O2 होता है, तो हमें हाइड्रोजन निकालना है H2 के फॉर्म में नहीं, H के फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे, यानी कि OH बचा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकालना है और इसको निकालना है, इसको हटा देना है, इसको निकालना भी नहीं है। तो उस इलेक्ट्रोलाइजर में ये हाइड्रोजन को ऐसे बाहर निकाल रहे हैं कि ये ऑक्सीजन हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिले ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक फ्लेमेबल गैस होती है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है और ये काफी नुकसानदेह भी होती है, ठीक है। ये इसका यूज सेल्यूलोज बेस्ड सेपरेटर यूज किया जा रहा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्या है, ये एक जो मशीन के लिए इनपुट दे रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइजर है, ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये यहाँ पे ये जो ग्लास में आप देख रहे हैं ये क्या है, पानी है, ये इधर से ले रहा है और इधर से ये हाइड्रोजन इधर निकाल रहा है, राइट। 2 प्रोटोटाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द viability of catalyst। 2 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं। All the cells have shown the shelf life more than 6 months after the study is continued। इसमें ये बताया गया है कि इस सेल को जो हमने डेवलप किया है, जो IIT मद्रास ने डेवलप किया है, उन्होंने कहा है कि इस सेल की जो लाइफ स्पैन है, सेल्फ लाइफ है, उसकी 6 महीने से अधिक है, राइट। यानी कि इसमें 6 महीने से इसको काम 6 महीने इससे हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। उसके बाद कुछ इंप्योरिटीज बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे तो इसको साफ करके फिर से कैटलिस्ट और फिर से इलेक्ट्रोड्स हम चेंज कर देंगे, फिर से ये काम करने लगेगा। बाकी इसमें फर्दर जो भी इनके स्टडी है वो काफ़ी चल रही है इस पर, और इन्होंने कहा है कि ये जल्दी कॉमर्शियली अवेलेबल होगा और हम इसको मार्केट में भी ले आएंगे। ये किसका कहना है, IIT मद्रास का, और ये काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी खोज है, अच्छी इन्वेंशन है। और जैसा कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का वादा किया है, हमने कितने करोड़ों इसमें बजट में लगा दिए हैं इसको तैयार करने के लिए। मिशन हमने तैयार किया किसके लिए, कि हम एक क्लीन एनर्जी मिशन प्रोवाइड कराएंगे, क्लीन एनर्जी अपने देश को प्रोवाइड कराएंगे, किस, हाइड्रोजन गैस की, जिससे कि व्हीकल्स वगैरह चलेंगे और हम जो फॉसिल फ्यूल्स पे जो अपना क्या कह सकते हैं इंक्लिनेशन है उसको हम कम कर सकेंगे और हम एनवायरनमेंट में कार्बन को कम करने की, सिक्रीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत का ऑब्जेक्टिव है, राइट। खैर चलते हैं अगली खबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और अगर किसी कंटेंट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए रखिए, बाय बाय, टेक केयर।